हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी एमपी सेट का पेपर लेने वाला है और जनवरी के अंदर इसका पेपर होने वाला है। तो थंबनेल पर देखकर आप पीवाईक्यू करने के लिए आए होंगे। तो मैं पीवाईक्यू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ। उसके बाद जितने भी अभी तक सेट हुए हैं उन सब का फर्स्ट पेपर का एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 2 मिनट आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक दो बातें मैं आपको स्पष्ट कर दूं और आपको ये एमपी सेट निकालने के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ। देखो, यूजीसी नेट जो होता है ना, उसका और सेट के सिलेबस का सिलेबस सेम है लगभग। लेकिन जब मैं अभी क्वेश्चन आंसर आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा तो आपको ये पता चलेगा कि यूजीसी नेट और एमपी सेट का पेपर में जमीन आसमान का अंतर होता है। सिलेबस सेम होने से हम ये नहीं कह सकते कि सेट ही नेट है और नेट ही सेट है, ऐसा नहीं है सर। एमपीपीएससी की अपनी प्रकृति है, उसका अपना एक पैटर्न है, उसकी अपनी एक चीजें हैं, वो उसके अनुसार ही पेपर लेता है। यूजीसी नेट एक अलग चीज हो जाती है। वहां पे उनको 3 पैरामीटर्स पर आपको चेक करना होता है। पीएचडी एडमिशन के लिए, जेआरएफ के लिए और आपके नेट के लिए। यहाँ पर एक ही एग्जाम है और आपका एक ही पैरामीटर होगा कि आप सेट क्वालिफाइड करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पे जेआरएफ जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब सेट जो है ये स्टेट का है, तो स्टेट का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा यूजीसी नेट से कम होता है। लेकिन इसको हम टफ कह सकते हैं। क्यों टफ? क्योंकि यूजीसी नेट एनालिटिकल क्वेश्चंस देगा, जबकि एमपीपीएससी फैक्चुअल डेटा देगा, फैक्ट देगा। जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग प्रकृति का तो है, लेकिन आपको याद रखना है 40% कंपलसरी नंबर लाना है, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं होता है, तो उनको लगता है कि यार हम जो है इसमें 15-20 नंबर ले आते हैं और बाकी जो है फर्स्ट पेपर में कर लेंगे। तो बहुत बार क्या होता है, मतलब सेकंड पेपर में कर लेंगे। बहुत बार क्या होता है, आपका सेकंड पेपर भी बिगड़ जाता है। ठीक है। तो यार इसमें मैथ्स रीजनिंग का केवल 10% वेटेज है। बाकी का 90% तो बाकी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, यूजीसी का अलग अलग जो उच्च शिक्षा है उसके रिलेटेड है। तो वो चीजें आप करो, इसलिए मैंने फर्स्ट पेपर के लिए वीडियो बनाया है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये आपको 40% दोनों पेपर में लाना कंपलसरी है। आप ये सोचते हैं कि मैं फर्स्ट पेपर के अंदर ऐसा कर लूंगा या कम कर लूंगा और सेकंड में बढ़ा लूंगा तो ज्यादा स्कोर हो जाएगा। नहीं सर, आप सबको लगभग 65% से लगा के 70% तक स्कोर करना है। परसेंट बोल रहा हूँ, नंबर नहीं बोल रहा हूँ। 300 का 65% लगभग 192 के आसपास होगा। तो आपको 190 टारगेट रखना ही रखना है। 190 के प्लस ही सबके नंबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक जो एमपी सेट हुए ना, उसमें 2017 में हुआ है, 2018 में हुआ है, 2022 में हुआ है, 2024 में हुआ है। ये 4 पेपर मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है। और इसमें हमारा जो टारगेट है वो फर्स्ट पेपर का है। हम फर्स्ट पेपर को सोल्व करेंगे, इसलिए करवा रहा हूं कि इसके बाद में 1, 2, 3, 4 लाइन से क्लासेस दूंगा आपको, जो फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीटली आपका कवर करवाएगी। लेकिन वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप रिस्पॉन्स कैसा कर रहे हैं। ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी चीजें आपको मिलने वाली है जो आपको प्रैक्टिकली ये प्रूफ करेगी कि एमपी सेट के अंदर फर्स्ट पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। और सारी चीजें हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। और एमपीपीएससी के बारे में मैं एक बात बता दूं, जो अदर स्टेट वाले इस क्लास को देख रहे हैं, कि एमपीपीएससी सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। जो सिलेबस में लाइन टू लाइन लिखा है उसको रट के चले जाइए, आप वैसे भी सिलेक्ट हो जाएंगे अगर आपने ईमानदारी से सिलेबस को पढ़ लिया है तो। अब आते हैं क्वेश्चन पर, है ना। बातें बहुत हो गई, मतलब आप कह रहे होंगे भाई हम तो थंबनेल देख कर आए थे, यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं सर। ज्ञान जरूरी है भाई, है ना, बिना ज्ञान के काम नहीं चलता है। चलिए मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस करवाता हूँ। अब देखो, एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एमपीपीएससी जो पेपर लेता है वो ऑफलाइन लेता है, लेकिन 2017-18 में ये ऑनलाइन ले चुका है। तो 17-18 के पेपर हमारे पास ऑनलाइन वाले हैं। तो कोई ये नहीं कहेगा ऑनलाइन कहाँ से हो रही है, होती थी पहले, अब नहीं होती है ना। अभी जो ऑफलाइन हुई है वो 2022 वाली हुई है और 2024 वाली हुई है। तो इसके पहले 2000 के पहले जो पेपर हुए वो ऑनलाइन मिलेंगे आपको, मैं वो भी आपको करवा दूंगा। चलिए सबसे पहले हम 22 वाला लेते हैं और 22 वाले का फर्स्ट पेपर देखते हैं कि 22 का फर्स्ट पेपर कैसा है। ये 22 है, खुला हुआ है, ओपन है। इसमें आंसर ऑलरेडी मैंने लगा दिए हैं एमपीपीएससी के आंसर की के अनुसार। ठीक है। तो फर्स्ट पेपर है 2022 का, आंसर ऑलरेडी टिक किए हुए हैं। इसलिए है कि आप लोगों को ये पता चले कि आंसर कैसे और कैसे फ्रेम हो रहा है। और दूसरी बात,
एमपीपीएससी के अंदर जब मैं फर्स्ट पेपर आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, मतलब मैं इतना पढ़ता नहीं हूँ मैथ्स रीजनिंग का। तो जहाँ पर भी मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, उनको मैंने छोड़ दिया है। बाकी जो पोर्शन है उसका मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये 2000 कब का पेपर है? 22 का पेपर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए सर, बिल्कुल यूजीसी नेट से अलग है मिलेगा ये पेपर आपको। आप ऐसा मत सोचना कि यूजीसी नेट जैसा है। देखिए प्रश्न क्या है, जिसके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं होती है उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डीटीएच चैनल सहायक होता है? तो डीटीएच चैनल स्वयं प्रभा जो है, ये फैक्चुअल एकदम आपको याद होगा तभी उत्तर कर पाओगे आप। ठीक है, तो स्वयं प्रभा जो है ये क्या है? इंटरनेट जिनके पास नहीं होता उनके लिए चैनल है। आप सेट में इस पेपर को सॉल्यूशन करने का मेरा मकसद ये है कि आपको ये बताऊं कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही आप सही कर लोगे। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन वैसे ही आगे रहोगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि 5 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिसमें आंसर ढूंढ के लिखना है। पूरी कहानी होगी ऊपर, गद्यांश होगा, 5 आपको ढूंढना है, जैसा यूजीसी नेट में भी होता है। वहां थोड़ा टफ आता है, यहाँ इजी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ है? ये जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। काई का है? टीचिंग एप्टीट्यूड का। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड करो तो आपको बच्चे को केंद्र में रखना है। सेंटर में किसको रखना है? बच्चे को। बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं करना है। ऐसे जो भी ऑप्शंस होते हैं जो बच्चे को कमतर रखते या बच्चे को कमजोर बनाते हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर कभी नहीं हो सकता। आपके प्रश्न का उत्तर हमेशा बच्चा ही होगा। और बच्चे वाले क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा बच्चे जो है उसको आपको कमजोर नहीं देखना है। अब देखो यहाँ पे देखो, शिक्षक केंद्रित से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है? मतलब क्या चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होगा? और थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपको आती है तो इधर भी पढ़ते रहना, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा आसान लगता है पढ़ना, हिंदी के शब्द थोड़े कठिन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो यही है ना कि शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित हम हो जाएंगे। भाई हमको क्या करना है? हमको सेंटर में किसको रखना है? स्टूडेंट को रखना है। तो शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित। अगला देखो, शिक्षण एक प्रक्रिया है। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा आप सबने। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर शिक्षण क्या होता है? एक ट्राइपोलर सिस्टम होता है। पहले दो पोलर थे, एक शिक्षक होता है, एक स्टूडेंट होता है। लेकिन उसका जो कैरिकुलम होता है वो उसका ट्राइपोलर सिस्टम बनाता है, यानी कि त्रिभुज की तरह काम करता है। एक तरफ शिक्षक है, एक तरफ बच्चा है, एक तरफ उसका कैरिकुलम है, यानी कि उसका पाठ्यक्रम वगैरह है। तो तीनों मिलकर त्रिध्रुवी एक बनाते हैं शिक्षण। तो शिक्षण क्या है? टीचिंग प्रोसेस इज अ ट्राइपोलर, है ना? ये क्या है? एक प्रकार की ट्राइपोलर है। निम्नलिखित में से शिक्षण स्तर कौन से होते हैं? मतलब बच्चा जो सीखता है ना वो 3 प्रकार से ही सीखता है। बच्चा पहले क्या करता है? पहले बच्चा अपने दिमाग में बिठाता है। क्या बिठाता है? कि यार मुझे बिस्किट खाना है। ठीक है, बिठाता है ना दिमाग में। फिर बच्चा उसको समझता है कि जब मैं बिस्किट खा लूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा और मेरी भूख मिट जाएगी। ये उसका समझ स्तर है। और उसके बाद वो चिंतन करने लगता है कि यार मुझे तो बिस्कुट उपलब्ध हो गया, लेकिन देश में से बहुत सारे लोग हैं जिनको बिस्किट उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये स्मृति स्तर है। तो अलग सॉरी चिंतन स्तर है। ऐसे अलग अलग लेवल है। 3 प्रकार के लेवल होते हैं टीचिंग के अंदर। पहले कोई भी चीज आप बच्चे को पढ़ाते हो तो वो उसको केवल सुनता है और क्या करता है? अपने दिमाग में बिठा लेता है। क्या करता है? दिमाग में बिठा लेता है। आपने कहा कि नर्मदा की लंबाई 13-12 किलोमीटर है, उसने याद कर लिया, रट लिया, रट लिया, रट लिया। उसे कोई लेना देना नहीं है कौन नर्मदा है, कहाँ जाती है, उससे कोई लेना देना नहीं। उसे ये पता है कि मास्टर मारेगा, इसके पहले पढ़ लो। 13-12 किलोमीटर नर्मदा की लंबाई होती है। लेकिन धीरे धीरे वो समझेगा कि सर नर्मदा क्या है। फिर आप बताओगे कि नर्मदा एक रिवर है जो हमारे मध्य प्रदेश में बहती है और उसके अलावा ये गुजरात और महाराष्ट्र में भी जाती है। यह उसकी समझ स्तर है। फिर वो चिंतन करेगा कि नर्मदा इतनी प्रदूषित क्यों हो रही है, नर्मदा में इतना गंदा पानी क्यों जा रहा है, क्या हमें नर्मदा को साफ करना चाहिए, क्या हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो जो शिक्षण है ना वो 3 ही स्तर पे काम करता है। ये 3 ही तरह की चीजें सबके साथ होती है। आप भी जब मुझे समझ रहे हो तो आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि मैं क्या करता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, कहाँ कहाँ पढ़ाता हूँ। तो आपको नहीं पता है, आपने बस देख लिया हाँ मास्टर बढ़िया पढ़ रहा है, काम हो गया आपका। ठीक है सर। तो 3 ही स्तर होते हैं, पहले हम सोचते हैं, फिर समझते हैं और फिर चिंतन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। शिक्षण के कितने स्तर? 3 स्तर। शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना को विकसित करती है? विद्यार्थी में पूछताछ करेंगे बच्चे। बच्चा टीचर से पूछ रहा है, मास्टर ये बताइए क्या होता है ना? गांव वाली भाषा में बोल रहा हूं मैं, क्योंकि गांव में ऐसे ही पूछते हैं, सर ये मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। वहां सीधे वो वाली लैंग्वेज पे आ जाते हैं, टपोरी टाइप। ठीक है सर। अन्वेषण विधि कहते हैं।
यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, विच मेथड ऑफ द टीचिंग डेवलप द स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी। जब इंक्वायरी करता है स्टूडेंट तो उस मेथड को क्या कहते हैं, हेरोस्टिक मेथड कहते हैं। इंग्लिश जरूर पढ़ना है क्योंकि इंग्लिश के शब्द थोड़े से आपको इजी लगेंगे, हिंदी के अपेक्षाकृत कठिन लगेंगे, इसलिए एक तरफ इंग्लिश आएगा एक तरफ हिंदी आएगा। ये आंसर की जो मैं बता रहा हूँ ये एमपीपीएससी ने फाइनल आंसर की जो दी है उसी के अनुसार बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है। शोध प्रक्रिया यानी कि जब भी आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च में पहले क्या करते हो, ऐसे उठ के रिसर्च कर लोगे। रिसर्च में क्या पता होना चाहिए, अरे भाई पहले पता होना चाहिए ना कि काय की रिसर्च करनी है, किस क्षेत्र में रिसर्च करनी है। तो ये कह रहा है कि शोध में क्या होता है, सूचना के स्रोत की खोज होती है क्या, पहले आप कलेक्ट कर लेते हो कि चलो मुझे किताबें ढूंढ लेना है। अब पता चला तुम्हें रिसर्च करना था भूगोल का और तुमने इतिहास की किताबें इकट्ठा कर ली, तो पहला गलत हो गया। सूचना के स्रोत इकट्ठे करेंगे क्या पहले, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि भाई तुम्हें रिसर्च करना है इतिहास का और तुम किताबें किसकी ढूंढ के लेकर आ गए, भूगोल की। तो पहले हम स्रोत ढूंढेंगे, कोई नहीं ढूंढेंगे। संबंधित साहित्य का सर्वे करेंगे, अरे भाई हमें पता ही नहीं है कि क्या सर्वे करना है तो हम कैसे सर्वे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अनुसंधान का व्यापक क्षेत्र करना पड़ेगा, कि उस क्षेत्र की चीजें देखना पड़ेगी। उसके बाद उसकी क्या समस्या है, तो ये सेकंड नंबर पे आएगा समस्या। तीसरे नंबर पे आएगा स्रोत की खोज करेंगे और चौथे नंबर पे आएगी संबंधित साहित्य का सर्वे करेंगे। तो ये पूछ रहा है पहला चरण कौन सा है, तो पहला चरण में ये रिसर्च एप्टीट्यूड है। ध्यान रखना फर्स्ट पेपर में कितने 10 यूनिट है, हर यूनिट से मतलब मैं इधर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा फोटो दिख रहा होगा आपको, हर 10 यूनिट में से 5 क्वेश्चन है। यानी कि टोटल क्वेश्चंस की संख्या कितनी है, 5 × 10 यानी कि 50 क्वेश्चन। तो प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न आना है। आप 5 रीजनिंग के 5 मैथ्स के छोड़ दो। भाई वो बच्चे मान के चल रहा हूँ मैं जिनको मैथ्स रीजनिंग बहुत, वैसे तो बहुत सरल मैथ्स रीजनिंग आता है इसमें, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग तो कर ही लोगे, है ना, क्योंकि मेरे से कमजोर तो आपका नहीं होगा ये मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। तो 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 5 मैथ्स रीजनिंग के रहेंगे, तो कितने होंगे भैया 40। 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वो चीजें रहेगी जिसमें जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो 40 में से अप्रोक्स 30 32 आप कर लेना, उधर आप 3 4 सही कर लोगे अगर मैथ्स रीजनिंग में। तो अगर आप 35 स्कोर कर लेते हो ना, मैं इसलिए 35 थंबनेल पर भी लिखा हूँ क्योंकि जब आप 35 स्कोर कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं सेट में। क्योंकि आपको नहीं पता है आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है वो कितना टफ आने वाला है, वो टफ भी आता है। ठीक है, पीवाईक्यू आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप बहुत मेहनत करोगे और आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा कर लेते हो तो आपकी आधी से ज्यादा काम आपका हो जाएगा। ठीक है सर, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको फर्स्ट पेपर में भी अच्छा खासा ध्यान देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा भूगोल है या मेरा इतिहास है मैं तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो पूरे कॉन्फिडेंट होने के बाद भी 50 या 55 तक ही पहुंच पाए हैं अपने सब्जेक्ट में, और ये तो सेठ है। असिस्टेंट प्रोफेसर में इसके पिताजी आते हैं, ये छोटा वाला है, इसके पिताजी असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको मिलेंगे, है ना। फर्स्ट पेपर एमपी जीके का आएगा, हवा भी नहीं लगेगी। ठीक है, वो ऐसे जीके पूछेगा एमपी का। और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जो सेकंड पेपर आएगा सब्जेक्ट का वो तो बहुत ही टफ होता है, जो कि अकेडमिक है वो, है ना। ये एक टीचिंग एक टेस्ट है जबकि वो एक आपका सिलेक्शन टेस्ट है, तो वहाँ पे डेफिनेटली टफ पेपर बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामेट्रिक परीक्षण है, अब इंग्लिश में पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। किसमें पैरामेट्रिक नहीं होता, मीडियन में नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है, माध्यिका जो होती है उसमें नहीं होता है। ठीक है, दूसरा देखो, ये पेपर इसलिए करवा रहा हूँ आपको पता चले कि नेट और सेट में जमीन आसमान का अंतर है। सेट का पेपर बिल्कुल अलग होता है नेट से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम शोध में सबसे अधिक तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। कितना आसान प्रश्न है, दिख बड़ा रहा है लेकिन बहुत आसान है, देखो पढ़ो ध्यान से। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुक्रम है शोध का जो सबसे अधिक तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व करता, सबसे अच्छा लग रहा है। अनुसंधान की समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना, फिर परिकल्पना निर्मित करना, परिकल्पना को परीक्षण करना और परिणामों का प्रतिवेदन देना। मतलब यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप आपको पता करना है कि रिसर्च कैसे हो रहा है। तो ये तो पहला हो गया ऑप्शन, ठीक है। अगला पढ़ो, अनुसंधान की समस्या की पहचान हमने कर ली, जनसंख्या और न्याय दर्श को परिभाषित कर लेंगे, फिर प्रदत्तों में एकत्रित करेंगे और प्रदत्तों का विश्लेषण करेंगे। इधर देखो, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि आपको रिसर्च काय पे करना है। आइडेंटिफाई पॉपुलेशन इन द सैंपल, कलेक्टिंग डाटा इन द एनालिसिस डाटा। ठीक है, ये मेरे पीछे आ रहा होगा तो आपको थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही होगी जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो अनुसंधान का सर्वे करेंगे,
समस्या को परिभाषित करेंगे, प्रदत्त संकलन करेंगे और परिणामों को प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर देखो अनुसंधानों को परिभाषित करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले अनुसंधान के चर हम ढूंढते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिफाइनिंग में थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ फिर इंग्लिश पढ़ता हूँ। देखो, डिफाइनिंग रिसर्च वेरिएबल एंड द हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ द रिसर्च एंड द रिपोर्टिंग रिसर्च एंड द आउटकम। अनुसंधान के चरों को सबसे पहले परिभाषित किया जाता है, उसके बाद अनुसंधान की परिकल्पना की जाती है और उसका परीक्षण किया जाता है, और फिर अनुसंधान के परिणामों का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तो रिसर्च कितने स्टेप में होता है, कैसे शुरू होता है। भाई मैं आपसे कह दूं कि चलो अपने को रिसर्च करना है कि एमपी सेट का कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार पुराने डाटा के अनुसार, तो क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे ना कि एमपी सेट होता क्या है, एमपी सेट में क्या क्या चीजें होती है, किसका रिसर्च करना है। पता चला मैंने तुम्हें एमपी सेट का कहा और तुम यूपीएससी का पेपर उठा के देख रहे हो कैसा आया था पेपर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप काम होगा रिसर्च में। तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है और वही स्टेप पूछ लिया जाता है कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा। ठीक है सर, जैसे आपको कोई पूछे कि आपकी जीवनचर्या क्या है, आप कहोगे मैं पहले सोता हूँ शाम को 4 बजे, फिर रात में 1 बजे उठता हूँ, फिर भोजन करता हूँ, उसके बाद नहा लेता हूँ और फिर रात में 2 बजे स्कूल चला जाता हूँ। सही है क्या, है ना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज जो होती है वो नियम और सिस्टम के अनुसार होगी। औपचारिक शिक्षा के बारे में, जनजातीय लोगों की धारणा, शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत आता है। अब यहाँ बात क्या आ रही, जनजाति यानी कि ट्राइबल्स की बात आ रही है। तो हमारे यहाँ पे ना एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है सर, क्या करते हैं, लोगों का अध्ययन करते हैं। तो जहाँ पे देखोगे आप, तो अ स्टडी ऑफ टॉपिक ऑफ द प्रेसिप्शन ऑफ द ट्राइबल पीपल अबाउट फॉर्मेट। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, जो हमारी अलग अलग चीजें हैं उसमें कह रहा है कि आप जब जनजातियों का अध्ययन करते हो तो उसको ऐतिहासिक अध्ययन कहते हैं क्या, कायोत्तर अध्ययन विधि कहते हैं क्या, या प्रायोगिक कहते हैं, या नवरंशी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं उसको, उसको नवरंशी विज्ञान कहते हैं, कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, नवरंशी विज्ञान अर्थात लोगों की जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, मानवों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ठीक है सर, तो ये हमारी एंथोग्राफी कहलाती है। ठीक है सर, एमपी एस एस, एमपीएसएस से क्या आशय है, एमपीपीएससी नहीं है ये एमपी है, फिर एसएस है, एमपीएसएस। एमपीएसएस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे होता है सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज। अब ऐसे पढ़ोगे तो नहीं आएगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखो मेरे ऊपर, स्टेटिकल स्टेटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, है ना। तो यहाँ पे एस पी एस एस, है ना, मैंने एमपी कर दिया था, एस पी एस एस है ना, ये एस है, एम नहीं है, एस एस, है ना। तो एस पी एस एस इसका मतलब होता है स्टेटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। तो यहाँ तक 10 तक आप जब आओगे तो फिर आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिखेगा और एक कहानी लिखी होगी रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, और ये सब लिखा होगा। तो ये कहानी जब आप पढ़ोगे तो इसमें ये कहेगा कि आपको 11 से 15 तक उत्तर देना है। ये बोनस है आपके पास, ये गलत ही नहीं होना है। ये गलत मतलब समझ जाना अपन सेट फेल हो गए, रिजल्ट आपका घोषित हो चुका है। ये गलत मतलब सेट फेल, समझ गए बात को। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि नीचे 5 प्रश्न है और पांचों के उत्तर इसी में है। अब ये नहीं ढूंढते आ रहा है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि भाई हमारी जो दिमाग की क्षमताएं हैं वो कहाँ काम कर रही है, कहीं और तो नहीं चल रही है। तो मैंने वैसे इसके चारों पांचों के उत्तर लगा रखे हैं, आपको जब मैं टेलीग्राम पे दूं तो आप देख लीजिएगा। मेरा एक टेलीग्राम का अकाउंट भी है, नीचे उसका लिंक दे रखा है, आप उसको वो कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि हर पेपर में आप कहोगे सर हमारे पेपर में भी ये पैराग्राफ आएगा क्या, या एक ही बार आया था। हर बार आता है, आपके पेपर में भी आएगा, आपके पेपर में भी 5 अंक आपको बोनस मिलने वाले हैं। तो इसमें ध्यान से इसको पढ़ना। अच्छा, इसको सोल्व करने का तरीका तो सबको पता है ना, पहले प्रश्न पढ़ा जाता है, पहले कहानी नहीं पढ़ी जाती है। समय कहाँ है, पहले प्रश्न पढ़ो। शांति निकेतन में एक बता देता हूँ आपको, देखो क्या कह रहा है ये। शांति निकेतन आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था, महर्षि हेमंद्रनाथ, सविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्रनाथ, महर्षि रविन्द्रनाथ टैगोर। अब ये प्रश्न जो है इसमें आपको देखना है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो देखो यहाँ पे है, कवि रविन्द्रनाथ टैगोर महर्षि देवेंद्रनाथ गठित शांति निकेतन आश्रम से विश्व भारती का विकास हो, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कि 1863 में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या की भाई, महर्षि देवेंद्रनाथ ने इसकी स्थापना की। अब जिस बच्चे को याद है वो तो लगा देगा रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बड़ा ध्यान से सुनना है।
और जब बड़ा ध्यान से आप सुनोगे तो काम आपका होगा, है ना। तो देखने में तो सबने बचपन से याद किया है रविन्द्रनाथ रविन्द्रनाथ रविन्द्रनाथ, लेकिन प्रश्न का उत्तर क्या था? प्रश्न का उत्तर देवेंद्रनाथ था, है ना। ऊपर ही लिखा है, देखो पहली लाइन में लिखा है महर्षि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, तो ऐसे अपने को याद करना है, क्योंकि ऐसे गलत हो जाता है। हमको लगता है कि भाई इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें तो याद है, और हमने ये लगा दिया, तो गलत हो गया, है ना। भावुक हो जाता है बच्चा कोई भी, क्या हमें तो याद है, बचपन में याद करवाया था हमारे मास्टर ने कि शांति निकेतन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब से जुड़ा है, पर वो उन्होंने नहीं बनाया, उनके पिताजी ने बनाया। आश्रम का उद्देश्य क्या है? शांति और एकांत में ध्यान रखना। ऑप्शन में जाओ, यहीं पे मिल जाएगा कहीं। तो पहले प्रश्न पढ़ना है, फिर उत्तर करना है, ठीक है। अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। पहले कहानी मत पढ़ना बच्चों की तरह कि शांति निकेतन में ये हुआ, कुछ नहीं, हमें क्या करना भाई, कुछ भी हुआ हो, हम तो प्रश्न पढ़ेंगे, हमारे प्रश्न का उत्तर उसमें है या नहीं, बस इतना काम है अपने को, ठीक है। भावुक नहीं हो जाना है कि देश के बारे में लिखा है अपने को पढ़ना पड़ेगा। अगला देखो, यहाँ तक आपके 5 क्वेश्चन, क्या कहा था उसने, 11 से 15 तक है। तो 11 से 15 के बाद 16 मत ढूंढना शुरू कर देना कि संचार नेटवर्क वाला तो सर मिल ही नहीं रहा इसमें, तो गलत आ गया। 5 तक ही है, 11 12 13 14 15, 15 पे खत्म, 5 क्वेश्चन है। फिर 16 अपने अनुसार आ गया वापस। हाँ, नहीं तो पता चले कोई ढूंढने शुरू हो जाए कि सर संचार वाली तो लाइन ही नहीं मिल रही इधर, है ना। चलो, संचार नेटवर्क में सर्कल नेटवर्क की अनुमति देता है। संचार नेटवर्क में सर्कल नेटवर्क, अब सर्कल नेटवर्क क्या होता है? सर्कल नेटवर्क का मतलब क्या होता है? सर्कल। सर्कल कैसे बनता है बताओ जरा। तो सर्कल नेटवर्क की अनुमति कौन देता है? प्रत्येक सदस्य के समूह में प्रत्येक अन्य सदस्य तक आसान से पहुंच हो जाती है, यानी कि जितने भी लोग हैं उसको आसानी से सर्कल नेटवर्क मिल जाता है। गलत है ये। प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं और दाएं बैठे व्यक्तियों की बात करनी और आगे नहीं करनी, इसे ही सर्कल कहते हैं। सर्कल मतलब आपने एक बेंच लगा दिया सर्कल टाइप, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा, तो इसके इधर भी डेटा जा सकता है, 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 यही तो सर्कल है। तो प्रत्येक सदस्य को अपने बाई या दाई और बैठे व्यक्तियों को डेटा देना है, बात पहुंचाना। ऊपर नीचे नहीं दे सकते, क्या ये ऊपर नीचे दे सकता है? नहीं दे सकता। उपयुक्त तो सभी सही है क्या? नहीं है, बी वाला सही है केवल। क्या आप, मैं जैसे यहाँ बैठा हूं तो मेरे इधर भी मैं डेटा ट्रांसफर कर दूंगा, इधर भी कर दूंगा, तो ये सर्कल नेटवर्क हो गया। चलो आगे बढ़ो। ग्रेपवाइन संचार में शामिल नहीं है। ग्रेपवाइन संचार क्या होता है बताओ मुझे। ग्रेपवाइन संचार में श्रृंखला प्रणाली आती है क्या? नहीं आती। क्लस्टर आता है, गॉसिप आता है? नहीं आता है। मेटा संचार जो है ये नहीं आता है, ठीक है। ये तीनों इसमें आते हैं, किसमें? ग्रेपवाइन संचार में। तो ग्रेपवाइन संचार ये किसका प्रश्न है? आईसीटी का। अब कुछ बच्चे बोलोगे सर इसमें कंप्यूटर भी आता है, तो मतलब आपने सिलेबस नहीं पढ़ा। 10 यूनिट है जिसमें से एक कंपनी, एक जो यूनिट है वो आईसीटी भी है, कंप्यूटर भी है, ठीक है। तो 10 यूनिट से 5 5 प्रश्न आएंगे, और आपको याद रखना है कि आईसीटी जो है वो भी 5 अंक का आएगा। किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव और अन्य अवाचिक व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ने या साझा करने की स्वचालित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बड़ा आसान प्रश्न है। ये कह रहा है द ऑटोमिक प्रोसेस ऑफ द कैचिंग द शेयरिंग अनदर पर्सन इमोशन बाय द मिमिकिंग दैट द पर्सन फेशियल एक्सप्रेशन एंड द अदर नॉन वर्बल बिहेवियर। यानी कि जब आप किसी को बिना बोले चीजों को समझ लेते हैं, उसके चेहरे के हाव भाव से समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपकी तरफ ऐसे देखा, इसका मतलब क्या है कि सर गुस्से में है, तो भावनात्मक संक्रमण का उदाहरण है ये, ठीक है। कि चेहरे के भावों एवं अन्य अवाचिक व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ने या साझा करने की स्वचालित प्रक्रिया भावनात्मक संक्रमण कहलाता है प्यारे मित्रों। निम्नलिखित में से किसे अधोमुखी संचार की प्रकृति माना जाता है? क्या माना जाता है? अधोमुखी, अधोमुखी संचार की विकृति। अब देखो हिंदी में कितना खराब लग रहा है, कितना गंदा सा शब्द है, गंदा सा मतलब कठिन है। विच वन द फॉलोइंग कंसिडर अ डिस्ट्रोशन ऑफ द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश में पता है, हिंदी में नहीं पता है। अधोमुखी को यहाँ डाउनवर्ड कहा गया है, डाउनवर्ड, अधोमुखी। लिखित प्रसार विधियों पर निर्भरता, संदेश अधिभार, छानना या उपयुक्त सभी, डी इज राइट। ये कब आपको, अभी आपको कठिन लग रही होगी ये सारी चीजें, पर जैसे मैंने एक किताब आपको बताई है पियर्सन पब्लिकेशन, पियर्सन पब्लिकेशन की बुक मैंने सजेस्ट किया आपको फर्स्ट पेपर के लिए, उसमें सब डेटा दे रखा है, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा तो आपके लगभग 30 35 क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएंगे। एक ही किताब है वो, उसी को पढ़ना है, ठीक है। भेल भोपाल एक विशेष तंत्र विकसित किया है जिससे संक्षिप्त नाम एमिकोम है। एमिकोम का मतलब क्या है?
ये एक पूरा काम सिस्टम है इनका, जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो भेल में काम कर रहा है। भेल कौन है? भेल भोपाल वाला भेल। तो भेल भोपाल का जो है उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है जो पूरी तरह से काम कर रहा है। ये काई के लिए बनाया होगा? ताकि भेल कंपनी के अंदर लोग आपस में अपना डेटा शेयर कर सके। तो प्रबंधन और कर्मचारी संचार के लिए। ठीक है सर। तो प्रबंधन करना, एक तो मैनेजमेंट, एम फॉर मैनेजमेंट है। और ई कॉम मतलब, कॉम मतलब ये आपका कॉमर्स वाला सिस्टम, यानी कि इनका व्यवसाय जो चल रहा है उसको मैनेजमेंट करना। ठीक है सर। चलिए मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, इसको अपन छोड़ रहे हैं। मैंने कहा है मैथ्स और रीजनिंग, इसके क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा किसी भी पेपर में। ये आपको अपने स्तर पर देख लेना है। अगर किसको मैथ्स आता है तो एक बार सोल्व करके देख लेना। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, तो तुक्के भी मारोगे तो सही हो जाएंगे, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसे नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। मैथ्स रीजनिंग बिना भी मैं निकाला हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मतलब ऐसा नहीं कि जरूरी आना ही चाहिए तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। इसके लिए आपके दूसरे सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए। आपको आपको दूसरे भी नहीं आते और ये भी नहीं आता है, तो फिर तो रिश्ता नहीं हो सकता। ठीक है, फिर दूसरे के साथ करवाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन या प्रतिवादी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है भाई। चलो ये सब रीजनिंग वाला है। हाँ भाई, ये क्या है? न्याय मुक्ति औपचारिक पांच स्तंभ तर्क वाक्य है। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको जो बड़े आसान आसान होंगे। ये कह रहा कि पहाड़ी पर आग लगी है ना? क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, जहां भी धुआं होता है वहां आग होती है। पहाड़ पर धुआं है इसलिए पहाड़ पर आग है। तो ये आपको सोचना है कि ये क्या है। अब इसमें बताओ उदाहरण कौन सा है। उदाहरण क्या होगा? पहाड़ पर आग लगी है, जहां पर धुआं होता है, तो ऐसे आप जोड़ी बना लो। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, रीजनिंग का ऑप्शन है। ठीक है, ये भी रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है। यहाँ से अपना वापस से शुरू हो रहा है। तो रीजनिंग और मैथ्स में लगभग 6-7 क्वेश्चन छोड़ा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है? द्वितीयक समंक क्या होता है? आप कोई डायरी लिख रहे हो और आपको रिसर्च करना है, वो डायरी में जो आपने बातें लिखी वो आपका सहयोग कर रही है, ये प्राथमिक समंक है। जो आप खुद ने लिखा है, आपके विचार से आया, प्राथमिक समंक। आपने मुझे फोन लगाया कि सर मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, प्लीज आपकी एक कॉपी दे दीजिए मुझे जिसमें आपने कोई डाटा लिखा हो, तो द्वितीयक समंक है, सेकेंडरी है, आपने किसी और से मांगा है। समझ गए? ऐसे राष्ट्रीय समंक होता है, हम किसी नेशनल बुक का रेफरेंस लेते हैं, हम इंटरनेशनल रेफरेंस लेते हैं, तो ये सारी चीजें सेकेंडरी के अंतर्गत आती है। जब हम स्वयं से कोई चीज कर रहे हैं तो वो फर्स्ट है। हम घर घर जा रहे हैं, हमने पूछा बताओ बाल गोपाल आपका नाम क्या है, उसने अपना नाम बताया, बताओ उम्र क्या है, बताओ मम्मी का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ये आप ही कलेक्ट कर रहे हो, इसलिए ये प्राथमिक समंक है। लेकिन जब हम किसी और का किया हुआ डेटा प्रयोग में ले ले अपने रिसर्च में, भाई मान लो मैं कहूँ कि चलो यार अपने को 2011 की जनगणना में ये बताना है कि मध्य प्रदेश में साक्षरता कितनी बड़ी है, तो आप सब क्या करके आ गए? 2011 की फाइल डाउनलोड करके लेकर आ गए, सरकार ने जो सेंसस किया है उसकी, और फिर उसमें से आप ढूंढ रहे हो, तो इसको सेकेंडरी डेटा कहेंगे। ठीक है सर। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समंक का स्रोत नहीं है? समिति के प्रतिवेदन सेकेंडरी है भाई, समिति कोई बना रही है, जैसे कि मैं कहूँ यार हमको शिक्षा नीति पे अध्ययन करना है, तो आप 2020 की नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट लेकर आ गए। मैं कहूँ यार कि अपने को बच्चों पर अध्ययन करना है, तो आप यूनिसेफ की रिपोर्ट लेकर आ गए, द्वितीयक है। आपने कोई तीसरे आदमी ने जो अनुसंधान किया वो लेकर आ गए, तो ये सब द्वितीयक है। तो प्राथमिक फिर कौन है? प्राथमिक जो अप्रत्यक्ष मौखिक साक्षात्कार हो रहा है, जो आप घर घर गए और आपने पूछा, आपकी डायरी में नोट किया, ये प्राथमिक है। बाकी सारे सेकेंडरी है। प्राथमिक वही होगा जो हम स्वयं करेंगे, बाकी सब सेकेंडरी होता है। एक प्रश्न फिक्स है यहाँ से। ठीक है सर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। आगे मतलब छोड़ना नहीं है, आपको आता हो तो कर लेना, मतलब मैं यहाँ पे सोल्व नहीं करवाऊंगा। अब इसको कैसे समझाऊंगा मैं? ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविमा चित्र का प्रकार नहीं है? द्विविमा, 2D, 2D होता है, एक 3D होता है। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा जो है 2D का चित्र का प्रकार नहीं है? बताओ 2D कौन नहीं है? वर्ग चित्र, आयत चित्र, आवृत्ति चित्र, पाई चित्र। तो पाई नहीं होता भाई, पाई चित्र 2D नहीं होता है। ठीक है सर। चलिए, वर्ग चित्र है 2D, आयत चित्र है, आवृत्ति चित्र भी है, पाई चित्र नहीं है। माध्यिका के मान में बिंदु रेखीय निर्धारण किस बिंदु रेखा की सहायता पर लिखा जाता है? ठीक है, तो ये सब मैथ्स और इसके रीजनिंग के हैं। अगला देखो, कौन सा, मतलब मैं पहले से आपको कह रहा हूँ कि 50 में से 40 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आप आसानी से करोगे, जिनका मैथ्स रीजनिंग नहीं है। वो 10 को आप अभी से छोड़ो,
जिसको नहीं आता है 40 पे फोकस करो। 10 को पढ़ने के चक्कर में बाकी 40 अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि समय नहीं बचा है। ठीक है। कौन सा घटक आपके कंप्यूटर को स्थायी रूप से बड़ी मात्रा में डेटा बनाए रखने में सक्षम बनाता है? तो क्या होना चाहिए? रीड ओनली मेमोरी होना चाहिए। कहते हैं ना भाई, रेम बड़ी है या रोम? मोबाइल में कौन सा होता है? रेम रोम दोनों होता है। रेम आपके मोबाइल की स्पीड निर्धारित करती है। कहते हैं ना कि मेरे पास 128 GB इंटरनल वाला फोन है और 6 GB रैम वाला फोन है। इसका मतलब 6 GB रैम है जो पर्याप्त है आपके फोन के लिए, और जो रोम ज्यादा होती है उसमें डेटा आप ज्यादा रख सकते हो। तो कंप्यूटर में स्थायी रूप से बड़ी मात्रा में डेटा को रखने के लिए रोम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रोम बनाया गया है, रोम। इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्लास कैसी लग रही है बताना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि जितनी ज्यादा कमेंट करोगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा। और दूसरी बात, मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ कि फर्स्ट पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सब की वीडियो बना दूँ। ठीक है। सेट वाला वीडियो आपने बहुत अच्छा देखा, आपने आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उस पर रहा, जो मैंने बुक लिस्ट के लिए बनाया था। जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले। ठीक है। नीचे मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। उस डिवाइस का नाम जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, मॉडेम है। मॉडेम जो होता है ना वो इंटरनेट सेवा देता है। पहले लोग घर में वाईफाई लगाते थे तो फोन जरूरी होता था, फोन होना चाहिए, वो जो आता था ना उस फोन से काम होता था। तो उसमें क्या होता था? मॉडेम होता था। तो मॉडेम के माध्यम, मैडम नहीं, मॉडेम है ये, इंटरनेट को मॉडेम की सहायता से जोड़ते थे। ठीक है। तो मॉडेम क्या करता था? टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर आपके जो इंटरनेट है उसको आपके यहाँ तक पहुंचाता था। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सिस्टम सर्च इंजन नहीं? एक प्रश्न फिक्स है इसका, कौन सा सर्च इंजन है कौन सा नहीं है। सिलेबस में भी दे रखा है। पुनः कह रहा हूँ, एमपीपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाता है। जो सिलेबस में दे रखा है, जैसे उच्च शिक्षा दे रखा है तो उच्च शिक्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सिस्टम सर्च इंजन नहीं है? अपोलो नहीं है। डक पाइल भी है, याहू भी है, गूगल भी है, अपोलो नहीं है। भारत द्वारा शिक्षा जगत के लिए सर्वप्रथम कौन सा सैटेलाइट भेजा गया था? तो एडुसेट। एडुसेट एजुकेशन, एडुसेट, इनसेट, इनसेट, सेड्यू नहीं, एडुसेट, एजुकेशन सेट, ये के द्वारा भेजा गया था। नेपटेल का पूर्ण रूप क्या होता है भाई? नेपटेल का पूर्ण रूप है नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग। नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जब आप देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर करके मैं बता दूं, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनहेंस लर्निंग। ठीक है। ये आपका क्या है? 40वें नंबर का प्रश्न का उत्तर है। अगला देखो, ऐसा सेट का पहला पेपर आएगा आपका, सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, यही उसका स्टैंडर्ड रहेगा, और प्रश्न ऐसे ही आएंगे। नेट में कठिन आता है और यहाँ तथ्यात्मक आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2010 से 2020 के बीच की अवधि में औसत वार्षिक वन क्षेत्र, 2023 में अभी रिपोर्ट आ गई फॉरेस्ट की, पढ़ के जाना, प्रश्न आने की एक संभावना है फॉरेस्ट रिपोर्ट से। ठीक है। सर्वाधिक वन कहाँ पर है? एमपी में है। परसेंटेज में सबसे ज्यादा वन मिजोरम में। परसेंटेज में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? मिजोरम में। तो वर्ष 2010 से 2020 के बीच की अवधि में औसत निवल वृद्धि के संबंध में देश में वार्षिक स्तर कौन सा रहा है? तो तीसरा रहा है ना। ये उस समय का उत्तर है जब ये 2022 में पूछा गया था, और ये सारे उत्तर एमपीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार पहले से टिक कर रखे। ठीक है, ताकि हम गलत उत्तर यहाँ पे न पड़े। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीएसई के अनुसार 2029 से 30 के लिए कुल संसाधित क्षमता का इष्टतम मिश्रण सौर एवं पवन ऊर्जा में संयुक्त अंश कितना निर्धारित है? तो 51% है। ठीक है, 51%। सतत विकास लक्ष्य के संबंध में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी इंडेक्स पढ़ के जाना, एक प्रश्न आएगा, क्योंकि आपके इसमें एक जो यूनिट है ना, अच्छा जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़ोगे तब तक आप दिमाग नहीं लगा पाओगे कि प्रश्न कहाँ से आएगा। अब आपको लग रहा होगा ये क्यों पूछ लिया, इतना कठिन पूछ लिया। वह उसमें दे रखा है कि सतत विकास पूछेंगे, पाठ्यक्रम में ही दे रखा है, तो पूछ लिया उसने। अब इसमें तो रोना नहीं है अपने को। ठीक है। तो पाठ्यक्रम आज ही अगर नहीं देखा अभी तक, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो तैयारी करते हैं लेकिन वास्तविकता में पाठ्यक्रम नहीं पता होता है। वहां से वीडियो देख लिया, वहां से यूट्यूब से वीडियो देख लिया, सर आप तो किताब बता दो, पहले पेज से लास्ट पेज तक पूरी किताब पढ़ डालेंगे, पर उनको पता ही नहीं कि सिलेबस में क्या है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रश्न बनाए जाएंगे, सिलेबस की लाइन टू लाइन प्रश्न आएंगे। ठीक है। चलिए, जैसे माध्य माध्यिका बहुलक दे रखा है,
इसलिए प्रश्न आया था गणित का, है ना। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाठ्यक्रम में है, इसीलिए 43वें नंबर पे लिख रखा है। ठीक है, तो इसमें से 20 लक्ष्य हैं, 180 टारगेट है, गलत है। 17 लक्ष्य होते हैं हमारे। ठीक है, कितने लक्ष्य है? 17 लक्ष्य है। तो पहला तो गलत है, दूसरा सही है। इसे 2015 में शुरू किया था पूरे विश्व में, और भारत में इसको एसडीजी इंडेक्स को कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में नहीं आता है? यानी कि पर्यावरण संरक्षण 1986 के अनुसार ये नहीं आता है। चिड़ियाघर एवं उद्यान, क्योंकि ये जैव संरक्षण अधिनियम के अनुसार आता है। बाकी पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र, आर्द्र भूमि एवं तटीय क्षेत्र, ये आपका किसके अंतर्गत आता है? चिड़ियाघर वाला जो कानून है उसमें 1986 वाला कानून लागू नहीं होता है। बाकी फर्स्ट पे, सेकंड में और थर्ड में चिड़ियाघर वाला कानून लागू होता है। ठीक है सर, चिड़ियाघर कानून जो बनाया गया था वो आपका 1986 से रिलेटेबल नहीं है। 45वां देखिएगा सर, जैव विविधता में कन्वेंशन सीबीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। 29 सितंबर 1993 को अस्तित्व में आया, बिल्कुल सही बात है। जैव विविधता पर कन्वेंशन जो है वो कब आया था? 29 सितंबर को आया था 1993 पे, 1993 में, एक सेकंड। और भारत में इसकी एक पार्टी है। ठीक है, मतलब भारत ने भी इस पर साइन किया, तो दोनों सही है ये। भारत 1996 में हस्ताक्षर किए, गलत है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 जून को मनाते हैं, गलत है ये। ठीक है, 22 जून को तो कुछ और मनाते हैं अपन, है ना। तो एक और दो सही है केवल। ये पर्यावरण के प्रश्न क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक यूनिट है पर्यावरण की, उसी के कारण ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये सब आपको उस किताब में भी मिल जाएंगे, और मैं भी वीडियो बना के आपको ये सारे टॉपिक करवा दूंगा। बस शर्त क्या है? आपको इस कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आप ऐसे वीडियोस चाहते हो। ठीक है, तो हम पूरी प्लेलिस्ट करवा देंगे, जिसमें 10 यूनिट में मैथ्स रीजनिंग छोड़ के, है ना, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग नहीं करवाएंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन से पहले 3 विश्वविद्यालय थे जो 1857 द्वारा स्थापित हुए थे? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 3 जो थे विश्वविद्यालय थे, जो कि आपके 1946 में स्थापित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है? स्वयं, स्वयं का एक चतुर्थांश कौन सा नहीं है? तो पॉडकास्ट, पॉडकास्ट जो है यह स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है। जबकि ई कनेक्ट, ऑनलाइन चर्चा मंच, ई ट्यूटोरियल, ये सारे स्वयं के अंतर्गत आते हैं, पॉडकास्ट सिस्टम नहीं आता है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, यानी कि जो इनरोलमेंट है वो 50% तक बढ़ाना है। बच्चों का जो शिक्षा ग्रहण करने का एनरोलमेंट है वो कितना बढ़ाना है? 50% तक बढ़ाना है। तो कब तक बढ़ा देंगे? सन 2035 तक बढ़ा देंगे। ऐसा हमने जो है एनईपी 2020 में टारगेट रखा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हमारी नई वाली 2020 की, उसको पढ़ के जाना, वहां से भी एक प्रश्न आएगा। तो ये सिलेबस में है आपके। राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद नैक, आप किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, एमए किया है आप लोगों ने, तभी आप इस क्लास को देख रहे होंगे या एमए कर रहे होंगे। फर्स्ट सेम में होंगे, सेकंड सेम में हो सकते हैं, आप फाइनल ईयर वाले देते हैं इस पेपर को, दे सकते हैं। तो नेक जो है इसका स्थापना हुआ था बेंगलोर में। नेक क्या करता है? ग्रेड प्रदान करता है। आपके कॉलेज को भी एबीसीडी ग्रेड मिला होगा, स्कूल वालों ने कहा होगा नए कपड़े पहन के आना, इसको आपके कॉलेज वालों ने, कॉलेज को अच्छे से सजाया गया होगा, नेक की टीम जिस दिन आई होगी। तो नेक सबको क्या देता है? ग्रेडिंग देता है। तो नेक ग्रेडिंग जो देता है ना, उसकी स्थापना 1994 में हुई थी, और ये यूजीसी के द्वारा करवाई गई थी। अब याद रखना कि नेक का मुख्यालय बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1982 में स्थापित हुआ था, 1982। ठीक है सर, 1982 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये खुला विश्वविद्यालय है। तो ये हो गया आपका 2024 का पेपर। अब मैं आपको करवा देता हूँ कौन सा वाला? 22 का, है ना। ये 22 का किया अपन ने, अब 24 का कर लेते हैं। ठीक है, अब 24 का कर लेते हैं। अगला जो हमारा पेपर है वो कौन सा है? 24 का पेपर। देखिए सर, 24 का पेपर, 24 का क्या है पेपर? देखिए, जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? देखो, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। ऐसे प्रश्न आपको 4 से 5 मिलने वाले हैं कि जब हम क्या करते हैं, विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उसे क्या कहेंगे? व्यवहारिक कहेंगे भाई, इसमें क्या सोचना, व्यवहारिक कहेंगे। ठीक है, व्यवहारिक उद्देश्य, प्रश्न में ही उत्तर लिखा है, देखो ये बस कॉमन सेंस लगाना है। यह कथन किसने दिया कि शिक्षण सदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है? अब देखो यहाँ पे कितना कठिन है, इधर पढ़ो।
हु गिव द स्टेटमेंट द टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ द कंटीजेंसीज ऑफ द रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये स्किनर का कथन है। किसका है? स्किनर भाई साहब का कथन है। एक आध कथन पूछा जाएगा, ज्यादा लोड नहीं लेना है, सारे कथन नहीं रटना है। अपने को ध्यान रखना है कि बिल्कुल सामान्य कथन पूछे जाएंगे, और ये जो कथन है ये आपको किताबों में, जो मैंने रेफरेंस आपको दिया है उसमें मिल जाते हैं। विकास के तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? यानी कि कह रहा है कि जब हम रचनात्मक पहलू की बात करते हैं तो उसमें स्मरण और पहचान आता है, धारणा आती है, प्राप्त करना आता है, उत्तेजना आती है। उत्तेजना आई, रचनात्मक है ना, उत्तेजना। पहला वाला नहीं है इसका उत्तर, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन एमपीपीसी ने कहा डी इज राइट। ओके, डी इज राइट। अगला देखो, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न है। शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? शिक्षण का चिंतनशील अभ्यास आपको करना है, सोचना है, तो योजना बनाएंगे तो सोचेंगे, आकलन करेंगे तो सोचेंगे, लेन देन करेंगे तो सोचेंगे, उपदेश देंगे तो तब थोड़ी सोचेंगे, चिंतन नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है? बुलेटिन बोर्ड मतलब स्मार्ट बोर्ड जो होता है ना, उसके टाइप का। तो उसमें बहुत सारी चीजें चीजें अब आ गई है। बुक जैकेट आता है, तस्वीरें आ जाती है। शिक्षक थोड़ी आता है, शिक्षक तो होता है जो उसका यूज करता है। ठीक है, तो टीचर उसमें शामिल नहीं होता है। बड़ा आसान प्रश्न है। प्रारंभिक सर्वेक्षण को उसके को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक सर्वेक्षण जो होता है ना, उसको प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पायलट प्रोजेक्ट। सुना होगा ना, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब कोई योजना सरकार को लागू करनी है, लेकिन सरकार को डर लग रहा है कि यार भाई ये योजना गलत तो नहीं है, तो सरकार पहले कुछ जिलों पर लागू करके देख लेती है। उसको पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको कुछ जगह पर लागू करके देखा जाए कि उसके क्या इम्पेक्ट, क्या प्रभाव आ रहे हैं, तो उसे हम पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। तो प्रारंभिक सर्वे जब हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द, ये भी कॉमन सेंस वाला है। नियंत्रण मतलब क्या होता है? रोक देना किसी चीज को, नियंत्रित कर देना। मैं यहाँ से वॉइस बंद कर दूं, मैं यहाँ से कमांड दे दूं, वीडियो का फोटो बंद हो जाए, मेरा जो फेस आपको दिख रहा है साइड में दिखना बंद हो जाए, तो मैं नियंत्रित कर रहा हूँ यहाँ से चीजों को। तो बताओ मुझे, प्रयोगात्मक स्थिति को बढ़ाना नियंत्रित करना होगा क्या? कॉमन सेंस लगाओ। रोकना, नियंत्रित कर रहे हैं भाई, रोकना किसी चीज को। अनदेखी करना नियंत्रित करना होता है क्या? अधिकतम करना नियंत्रित करना होता है क्या? मैं कह रहा हूं फिर, 5 प्रश्न तो वो जो ढूंढने वाले हैं, और 2-3 प्रश्न ऐसे आएंगे जो इसमें दे रखे हैं। एक तो पहला ही था और एक है दूसरा। 7 प्रश्न तो ऐसे सही हो गए। ठीक है, बस कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। नियंत्रण मतलब क्या होता है आप सबको पता है। मैं कहूँ कंट्रोल कर रहा हूँ किसी चीज को, तो बताओ मैं उस चीज को क्या बढ़ा रहा हूँ, क्या मैं उस चीज को अनदेखा कर रहा हूँ, क्या मैं उस चीज को अधिकतम कर रहा हूँ? आप कहोगे सर उसको रोक रहे हो। अगला देखो, कंप्यूटर समंकों में विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय, यानी कि जब आप कंप्यूटर के अंदर क्या करते हो, अपना कौशल विकसित करते हो, तो शोधकर्ताओं का पहला कदम क्या होता है? आप रिसर्चर हो, कंप्यूटर से आप काम कर रहे हो, तो पहला कदम क्या होगा? आप जो भी डाटा होता है, समंक का मतलब होता है डाटा। हिंदी वर्ड समंक जो लिखा होता है ना, इसका हमेशा मीनिंग क्या होगा? डाटा होगा। तो आप हमेशा क्या करोगे? आप हमेशा क्या करोगे? डाटा को ऑर्गेनाइज करोगे, अच्छे से रखोगे, और फिर उसकी कोडिंग करोगे। ये ऑप्शन सबसे अच्छा है। जब ये प्रश्न आया था तो बहुत विवाद में आया था ये। बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया था, बच्चों ने कहा था कि कंप्यूटर में पहले डाटा को संग्रहित करेंगे और उसके बाद ही आप वो करेंगे। नहीं सर, डेटा पहले ऑर्गेनाइज होगा, उसके बाद कोडिंग में जाएगा। अब एमपीपीएससी में ध्यान रखना, आपके 2 से अधिक उत्तर अगर सही है तो एमपीपीएससी सही मान लेता है, लेकिन आजकल एमपीपीएससी ऐसा कर नहीं रहा है। मतलब एमपीपीएससी क्या करता है, आप ऑब्जेक्शन लगाओगे ना, तो एमपीपीएससी फिर भी आंसर चेंज नहीं करेगा। उसने कहा ए है पहले आंसर की में, सेकंड 4-5 दिन बाद ऑब्जेक्शन के बाद आएगी तो भी वो ए ही मानेगा। आजकल बहुत कम कर दिया उसने उत्तर को बदलना, पहले बहुत बदलता था। पहले ABCD दे देता था चारों, लेकिन आजकल नहीं देता है। ठीक है सर, चलिए अगला देखो। अगला क्या है भाई, समंक की क्या करेंगे? संगठन कोडिंग करेंगे। एक व्यापक और शोध रिपोर्ट लेआउट में 3 मुख्य घटक क्या है? प्रारंभिक, पृष्ठ, मुख्य, पाठ और अंतरात्मा। भाई लेआउट आप तैयार कर रहे हो, एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, तो सबसे पहले उसका क्या होगा? होम पेज होगा।
मतलब प्रारंभिक उसका वो होगा, परिचय होगा, फिर उसका होम पेज होगा, फिर मेन कंटेंट होगा और फिर लास्ट में कंक्लूजन होगा। तो पहले हम प्रिलिमिनरी पेज लगाएंगे, इंग्लिश में पढ़ो, यहाँ अगर नहीं पता चल रहा तो पहले प्रिलिमिनरी पेज लगाएंगे, फिर मेन टेक्स्ट लिखेंगे, फिर एंड मैटर लिखेंगे। भाई कोई भी एप्लीकेशन आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, प्रति श्रीमान सहायक अध्यापक महोदय, ठीक है, फिर मेन कंटेंट के मेरा माथा आज दुख रहा है मैं स्कूल नहीं आ सकता, फिर नीचे लिखोगे कि आपका भविष्य, लिखते हो ना, स्कूल में लिखा कि नहीं लिखा, सब 10वीं पास है ना आप लोग। तो ऐसे हम एप्लीकेशन बहुत लिखे हैं, है ना, सब प्रोफेसर बनोगे आप, भावी प्रोफेसर हो। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो मजाक करता हूँ ना कभी कभी। सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, नीति शास्त्र। अब आप कहोगे सर नैतिकता क्यों नहीं कहा जा सकता, भाई पूछा सिद्धांत है, एमपीपीएससी खुद पहले नैतिकता दिया था उत्तर, जब बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया तो बदल दिया, है ना, मैंने खुद ये किया था, ये वाला। एमपीपीएससी बोले नहीं ये सही है, हमने कहा नहीं यही सही है, ठीक है। सब बच्चे ऑब्जेक्शन लगाए होंगे तो ये नीति शास्त्र बाद में सही हो गया, ये गलत, क्योंकि सिद्धांत दे दिया ना। सही और गलत के आचरण का सिद्धांत मतलब एक किताब है नीति शास्त्र, सही और गलत क्या है इसे ही नैतिकता कहेंगे, लेकिन सही और गलत का आचरण का सिद्धांत हो गया ये। और जब सिद्धांत हो गया तो नीति शास्त्र हो गया, शास्त्र शब्द लग गया। आप भूगोल के वो हो तो भूगोल शास्त्र आपका पेपर आएगा, आप राजनीति को तो राजनीति शास्त्र आपका पेपर आएगा, ठीक है सर। ये फिर वही देखो 2024 में भी आ गया गद्यांश, ठीक है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका क्या देना है, उत्तर देना है, ठीक है, ये पूरी कहानी है। और कितने उत्तर देना है, 11 से 15 तक ही देना है, 16वें तक मत दे देना। ये सब उत्तर मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, मतलब ऊपर आप पढ़ोगे ना तो इसका उत्तर बी आएगा, इसका सी आएगा, ऐसे। ये गलत नहीं होना चाहिए, 5 बोनस के अंक है, 15 तक रुक जाना है, क्योंकि 11 से 15 तक ही इसके उत्तर देना है, इसमें से ढूंढ के। 16वां उत्तर फिर दूसरा देना है, इसमें से नहीं ढूंढना है, ठीक है। बहुत सारे इसमें से ढूंढेंगे सर, गैर मौखिक संचार बताइए सर, इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है। गैर मौखिक क्या होता है, नॉन वर्बल, बोला नहीं जा रहा है, सुनना 1 मिनट, आवाज आई नहीं आई ना, ये गैर मौखिक है। पर समझ रहे होंगे तुम कि सर क्या बोल रहे हैं, अभी बोलने वाले तो सर का माइक खराब हो गया। तो नॉन वर्बल है ये, चेहरे के हाव भाव से आपको पता चल जाए। हाव भाव मुद्रा है, प्रतीकात्मक भाषा, प्रतीक मतलब मैं इधर से आपको थप्पड़ दिखाऊं, मैं इधर से आपको आंखें दिखाऊं, मैं इधर से आपको कुछ दिखाऊं, ये प्रतीकात्मक है, मतलब नॉन वर्बल है। तो तीनों तो सही दे रखा है, तो इनमें से कोई भी नहीं। समझ रहे हो ना बात को, आसान आता है यार, इतना कुछ है नहीं, अगर आप सीरियस होके थोड़ा सा देख लोगे। चैट जीपीटी का प्रयोग करो, सिलेबस को डालो चैट जीपीटी पे, वो खुद ब खुद आपको समझा देगा। संचार की प्रक्रिया में गतिशील लेन देन संबंधित दो तरफा प्रक्रिया है, जिसे 6 चरणों में विभाजित किया जाता है। प्रेषक के पास एक विचार आया, अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे 7 अलग अलग, 7 ही दे रखे ना, कितने दे रखे, 7 दे रखे। देखो इसमें क्या है, 17वें नंबर में ये कह रहा है कि एक मैसेज आपको भेजना है सामने वाले को, सामने कोई भी है या ही, कोई भी हो सकती है या थी, है ना, ये आपकी मित्र है, अच्छी दिख रही है, ये आपकी मित्र है, आपको इसको मैसेज भेजना है। तो उठ के मैसेज भेज दोगे, नींद में से उठे मैसेज भेज दिया, होता है ऐसा, नहीं होता है। पहले विचार आएगा कि मैसेज भेजना है उधर, इंतजार कर रही होगी, खाना नहीं खाया होगा बाबू ने, तो क्या करेंगे, विचार लाएंगे मन में। तो पहले क्या होता है, प्राप्तकर्ता को संदेश मिलता है क्या, नहीं, प्रेषक के पास एक विचार आता है, तो पहले आएगा फर्स्ट, जमाना है इसको, ऐसा समझ रहे हो, जैसे इलू इलू मैसेज भेजते हो ना, तो पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, ऐसा। तो पहले प्रेषक के पास एक विचार आता है, फिर कोडिंग करता है, इन कोडिंग मैसेज टाइप होता है व्हाट्सएप पे। तो सेकंड पे आएगी क्या, प्रेषक संदेश को क्या करता है, क्या करता है, इन कोडिंग करता है, भेजना नहीं है अभी, लिखो ना, पहले पहले तो विचार आया तुम्हारे, तो अब लिखेंगे, इन कोडिंग करेंगे, इन कोडिंग। तो पहला और दूसरा, फिर भेजेंगे, तीसरे पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या पहला आ गया, मैं फिर से इसको बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा बढ़िया लगे। पहले हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में आएगा विचार, पहले क्या आएगा, विचार आएगा, है ना, तो पहले विचार लाएंगे। विचार कहाँ दे रखा है, देखो फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पे विचार आ गया। फिर हम मैसेज को इनकोडिंग करेंगे, तो 5वें नंबर पे आएगा। तो पहले फर्स्ट, फिर 5वां, फिर क्या करेंगे, आप जमा लो तब तक दिमाग में। फिर क्या करेंगे, संदेश प्रेषित करेंगे, तीसरा। तो पहला, 5वां और तीसरा आएगा लाइन से, देखो
पहला पांचवा तीसरा है क्या कहीं? ये रहा देखो, पहला पांचवा तीसरा दूसरा चौथा और फिर ये। जमा लो इसको, पहला पांचवा तीसरा है, फिर आ गया दूसरा, दूसरे में क्या आएगा? संदेश पहुंच जाएगा, उधर पहुंच जाएगा जो इंतजार कर रही थी या कर रहा था। फिर वो डिकोडिंग करेगा कि इसका मीनिंग क्या है। भाई व्हाट्सएप पे मैसेज जाता है तो कोडिंग में जाता है, बीच में कोई पढ़ ले तो ठीक है। फिर वो मैसेज सामने पहुंच जाता है, तो पूरा मैसेज का फॉर्म पूछा था इसने कि मैसेज कैसे पहुंचता है। इसको पढ़ के लग रहा है कि सर ये तो हम कर ही लेंगे। व्यवसायिक सेटिंग परिस्थिति में निम्नलिखित में से किस संचार बाधा में गलत फहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना है? गलत फहमी कहाँ पैदा हो सकती है? तो सांस्कृतिक अंतर, ठीक है। इन प्रोफेशनल सेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बैरियर मोस्ट लाइकली कॉजेज द मिस अंडरस्टैंडिंग? कहां पर होती है भाई? शारीरिक बाधाएं, तकनीकी बाधाएं, स्तरीय स्टेटस बाधाएं। व्यवसायिक सेटिंग परिस्थिति के में किस संचार की बाधा गफलत होती है? यानी कि जब आप व्यापार करते हो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? कल्चरल अंतर, लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाए कहीं पर, है ना। तमिलनाडु में आप मान लो जॉब कर रहे हो तो दिक्कत ही दिक्कत है। आप एक डायरी का जर्नल रखते हैं और आप दिन भर में हुई हर चीज का हिसाब रखते हैं। यह क्या उदाहरण है? अंतर व्यक्ति संचार का। क्या है ये? इंट्रापर्सनल है। क्या है ये? इंटापर्सनल है। इंटरपर्सनल नहीं होता है, इंटापर्सनल है। अंतर व्यक्तिक संचार, आप एक डायरी या जर्नल रखते हैं जहां आप दिन भर में हुई हर चीज का हिसाब रखते हैं, तो इसे इंट्रा पर्सनल कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है। मीडियम, भाई मीडियम होता है ना, वो मीडियम ही आपके मैसेज को एक्स या वाई तक ले जाता है, ठीक है। तो मीडियम होना चाहिए बीच में। चलिए इसे क्या कहते हैं? मीडिएटिक कम्युनिकेशन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है, तो ये मध्यस्थ संचार कहलाता है। ये गणित के प्रश्न है, गणित और रीजनिंग अपन जो है छोड़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पे है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है। ये तो रीजनिंग का आ गया यहाँ से, ठीक है। बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के द्वारा। सामान्य लक्षण का ज्ञान किससे होता है? प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के द्वारा। ये बौद्ध धर्म पूछ लिया, क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन पूछा है तो शिक्षा व्यवस्था आ गई, और शिक्षा व्यवस्था में फिर बौद्ध धर्म आ गया। यूं मत सोच लेना इतिहास पूछ लिया, ये शिक्षा व्यवस्था के कारण बौद्ध धर्म का पूछा है ना। तो सामान्य लक्षण का ज्ञान, क्योंकि जीके दे रखा है उसमें, सामान्य लक्षण का ज्ञान बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा ने स्वीकार नहीं है? तो प्रभाकर मीमांसा में अनुपलब्धि प्रमाण स्वीकार नहीं है। कौन सा नहीं है? अनुपलब्धि प्रमाण। अगला देखो, पायलट सर्वेक्षण क्या होता है? अभी बताया था, पायलट सर्वेक्षण आमतौर पर पहला सर्वेक्षण होता है। अब सर्वेक्षण के विमान चालक द्वारा किया जाता है, भाई पायलट सर्वेक्षण उसके द्वारा थोड़ी होता है जो पायलट होता है ना। पायलट सर्वेक्षण से इससे कोई लेना देना नहीं। प्रश्नवाली में सुधार करने के लिए परीक्षण सर्वेक्षण किया जाता है, इसे ही पायलट सर्वेक्षण या पहला सर्वेक्षण कहते हैं, ठीक है सर। पहला सर्वेक्षण अनुसंधान का पहला चरण है। जब रिसर्च शुरू होता है तो क्या करते हैं? समस्या को पहचानते हैं। अब इसमें वो नहीं दे रखा है जो मैंने उधर समझाया। दूसरा क्या समझाया था मैंने कि पहले हम विचार लाएंगे कि रिसर्च काई का करना है, तो यहाँ पर वो नहीं दे रखा, तो हम सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं। तो हमारी स्टेप फिर सेकेंड से शुरू हो जाएगी, समस्या की पहचान करना। शोध कार्य का खाका क्या कहलाता है? हमने जो रिसर्च किया, जो थीसिस हमने लिखी, उसको हमने डिजाइन करेंगे तो वो शोध डिजाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शोध डिजाइन। दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए डेटा को स्रोत क्या कहलाता है? अभी बताया भाई आपने किया, वो प्राथमिक है। जो दूसरे करेंगे वो सेकेंडरी या द्वितीय कहलाएगा। किसी की रिपोर्ट हो गई, शिक्षा नीति हो गई, आपने जनसंख्या का डाटा उठा लिया, आपने कुछ भी उठा लिया, तो ये हमेशा सेकेंडरी होगा। प्राथमिक हमेशा वो होगा जो आपने किया होगा, ठीक है। तो यहां से एक प्रश्न फिक्स है। तो द्वितीयक संबंध किसे कहेंगे? जो दूसरे करते हैं और हम उसकी हेल्प लेते हैं। ये डेटा गणित का है, देख लीजिएगा। इसमें बड़ा आसान होता है, ये दिखने में कठिन होते हैं, लेकिन जब ये ग्राफ वगैरह आप पढ़ोगे ना तो बड़ा आसानी से सोल्व हो जाता है। देखो, निम्न रेखा में से 2020 से 24 तक विद्यार्थियों के नामांकन आंकड़े दिखाए गए हैं। मतलब एक तरफ, मतलब आपको ग्राफ पढ़ते आना चाहिए। 20 से 24 तक का डाटा दिया है। 20 में 300 था, 21 में 500 पहुंच गया, फिर कम हो गया 400 हो गया, 23 में 600 पहुंच गया,
फिर 700 हो गया। गणना कीजिए कि 2025 में कितने विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया। देखो 2025 का ये है, तो अब आपको एवरेज निकाल लेना है, ठीक है। और छठा का एवरेज इसने दे ही दिए 640, तो आप सबको जोड़ो और एवरेज निकालो, तो ये मिल जाएगा छठा आपको, ठीक है सर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तारों वाला ट्रांसमिशन मीडिया तेज कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल फाइबर सबसे तेज काम आपका करता है, फाइबर ऑप्टिक्स सबसे तेज काम करता है। दूसरा देखिएगा, ई रकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है? किसान के। ई रकम किससे रिलेटेड है? किसान से रिलेटेड है। इंटरनेट तक प्रत्येक होस्ट और कंप्यूटर को एक अद्वितीय संख्या में जाना जाता है, मतलब हर कंप्यूटर का अपना एक नेटवर्क होता है, इंटरनेट का अपना एक एड्रेस होता है, इसे आईपी एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? आईपी एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था केंद्र और राज्य सरकार को प्रौद्योगिकी संचालित करने और समाधान प्रदान करती है? तो ये एनआईसी करती है। एनआईसी जिसे नेशनल आपका इंफॉर्मेशन सेंटर कहते हैं, ये सभी ऑनलाइन सिस्टम जितने भी देश में तमाम राज्यों के हैं, जैसे एमपी ऑनलाइन वगैरह, इन सबको अपनी सेवाएं देता है। यूआरएल का क्या अर्थ होता है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। कंप्यूटर आता है भाई 4-5 नंबर का, देख लीजिएगा इसको, आईसीटी, ठीक है, सिलेबस में दे रखा है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। गांधी सागर बांध का है? चंबल पर है, सबको पता है। चंबल पर 3 बांध है, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर कोटा बैराज वाला, और एक कौन सा है आपका? राणा प्रताप। अवशिष्ट पदार्थों में डंपिंग इस्तेमाल किया जाने वाला गाजीपुर लैंडफिल क्षेत्र दिल्ली में है। दिल्ली का कचरा गाजीपुर के पास रखा जाता है और वहां पे डंपिंग की जाती है। बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं दिल्ली के, है ना, कचरे से, तो ये दिल्ली के अंदर है। लवणी मृदा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, ये एक बहुत ही टफ प्रश्न पूछा गया था 2024 में। इसका उत्तर बी है। ये जो है बहुत ही डिटेल वाला क्वेश्चन है, जो सामान्यतः आपके उसमें आता है ना, अकेडमिक वाले में। चलिए, भारत में बायो ई3, ये पर्यावरण के क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे हैं आजकल, याद रखना। भारत में बायो ई3 जैव प्रौद्योगिकी भारत सरकार जीओआई द्वारा की गई है, इसका अर्थ क्या है? तो बायो ई3, है ना, बायो ई3 का मतलब क्या है? ई3 मतलब ई के 3 अलग अलग होंगे, तो ई फॉर इकोनॉमी, ई फॉर इन्वायरमेंट, ई फॉर आपका एम्प्लॉयमेंट, और ई फॉर आपकी जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो बायो ई3 का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार 5 ट्रिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन अनुमानित है। कब तक हम 5 ट्रिलियन कर लेंगे? 2030 तक कर लेंगे, ठीक है। ये सारा जीके वाला पोर्शन से पूछा जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों प्राचीन शिक्षा व्यवस्था आपके सिलेबस में है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों के लिए किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 2016 में। 2016। सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसदीय अधिनियम के द्वारा किस वर्ष की गई? 1956। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संसदीय अधिनियम के द्वारा कब बना? 1956 में बना, ठीक है सर। इसको एक बार चेक कर लेंगे ना, ये 1948 होगा। 1948 में आयोग बना था, है ना, इसको मैं पिन कर दूंगा, इसमें कुछ दिक्कत मुझे लग रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के बारे में बात हो रही है, तो 56 में बना है, ठीक है सर। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त शब्द संकल्प का अर्थ क्या है? संकल्प का अर्थ क्या होता है? एक प्रोग्राम है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का, उसमें आजीविका और संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। 49वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य शिक्षा भारत में थोपने का विरोधी था? भारत में वेस्टर्न कल्चर नहीं आना चाहिए, एनी बिसेंट, इन्होंने विरोध किया था। निम्नलिखित में से आपको ये जोड़ी मिलानी है और इस जोड़ी को मिलाना है। ये रॉन्ग क्वेश्चन था, इसको डिलीट किया गया है, ठीक है। इसको क्या किया गया है? डिलीट किया गया है सेट के पेपर में से, ठीक है शायद, और इसको चेक कर लीजिएगा। एक आप मिलाओगे तो बाकी आपको मिल जाएगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हैं, और ये तब तक के हैं जो ऑफलाइन आपके पेपर अभी हुए 22 और 24 में। अब मैं आपको ऑनलाइन पेपर बता देता हूँ। ऑनलाइन पेपर में आंसर साथ में होंगे, पीएससी खुद ने आंसर साथ में दिए हैं। ऑनलाइन पेपर कैसे आते हैं? ऑनलाइन पेपर में आपको बता देता हूँ, ये ऑनलाइन पेपर है। ऑनलाइन पेपर ऐसे आता था कंप्यूटर पे, है ना, ऐसे, और इसका उत्तर यहाँ नीचे लिखा होता है। ये ऑनलाइन पेपर है, ठीक है सर। चलिए देखिए, अगला पेपर देखिए। अगला पेपर हमारा कौन सा है? अगला पेपर है अध्यापक के समायोजन में निम्नलिखित में से मुख्य भूमिका निर्भरता करती है। अध्यापक के समायोजन में कौन सी भूमिका आपकी जो है आती है? बताइए सर। अध्यापक के समायोजन में इनमें से कौन सी भूमिका आपकी
आती है। पेन नहीं चलेगा क्या इसमें? एक सेकेंड। हाँ, पेन का थोड़ा इशू है, मैं पेन देख लेता हूँ। चलिए अब आ जाएगी। ठीक है, अगला देखो प्रश्न। ये अगला पेपर है, ये 2018 में हुआ था पेपर, और 2018 की सेकेंड शिफ्ट, मतलब ऑनलाइन होता था ना तो दो शिफ्ट में होता था, एक सुबह शिफ्ट में एक शाम की। तो 2018 की पहली शिफ्ट करवा दे रहा हूँ, फिर सेकेंड शिफ्ट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो दो उधर हो गए, दो चार हो जाएंगे अपने। चलिए पहला पेपर ये रहा आपके सामने। ये कब का है पेपर? तारीख भी यहाँ पे लिखी होगी। ये 2018 का है, 11 फरवरी 2019 को पेपर हुआ था ये। ठीक है सर। इस सबका पहला पेपर कॉमन होता है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है। ऑनलाइन में भी पहला सबका ओपन एक जैसा खुला होगा, और सेकंड सबका अलग अलग होगा, ये कंप्यूटर से होता था। ठीक है सर। शिक्षक ज्ञान जिसका उसके शिक्षण प्रभाव पड़ता है, शिक्षक के ज्ञान का उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है। इफेक्टिव डोमेन होता है ये, कॉग्निटिव डोमेन होता है, कॉग्निटिव डोमेन होता है, कॉन्केटिव डोमेन होता है, या मनोवैज्ञानिक डोमेन होता है। तो क्या होता है? संज्ञानात्मक डोमेन होता है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड शोध एवं अभियोग्यता जो होती है वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगी। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, सब में उत्तर दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अगला बताइए। शिक्षण की प्रभावकारिता, शिक्षण की प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक कौन सा है? शिक्षण की प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक कौन सा है? मतलब आप जब पढ़ाते हो तो क्या ऐसी चीज होगी जो आपकी टीचिंग स्टाइल को प्रभावित कर सकती है, प्रभावित कर सकती है आपके पढ़ाने के तरीके को? आपकी उम्र, आपका जेंडर, आपका प्रोफेशन, या फिर शिक्षण में सहायक सामग्री। तो आपकी दक्षता, आप में स्किल कितनी अच्छी है। आप जितनी अच्छी स्किल रखोगे उतने अच्छे टीचर बनोगे। ठीक है, ये 2019 का है तो अपेक्षाकृत ये थोड़ा सरल सरल है ना। ऑफलाइन में जो पेपर हुए वो थोड़े कठिन हुए। स्मार्ट कक्षा की सुविधा का उपयोग निर्भर करता है। स्मार्ट क्लासरूम जो होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? कंप्यूटर की दक्षता पर, लिटरेसी पर, कंप्यूटर पर, या विद्यार्थियों पर? तो कंप्यूटर की साक्षरता पर। वही स्मार्ट क्लासरूम है, मास्टर को चलाते ही नहीं आ रहा है, तो किस काम का स्मार्ट क्लासरूम? ठीक है, अगला देखो। शिक्षक के व्यावसायिक विकास एवं अधिगमन हेतु उपलब्ध संसाधन में के प्रकार में सम्मिलित है। मतलब ये कह रहा है कि व्यावसायिक विकास एवं अधिगम, जो टीचर है उसका व्यावसायिक विकास करना है और उसको सिखाना है। तो व्यावसायिक साहित्य होना चाहिए, सहकर्मी पहले होना चाहिए, व्यावसायिक समितियां होना चाहिए, या व्यावसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप होना चाहिए। तो पहले क्या बाद में क्या होना चाहिए, कौन कौन से इसमें से एक्चुअल में सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही है। ये सभी चीजें होगी तभी एक टीचर बहुत अच्छा टीचर बन पाएगा। अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? इनमें से कौन से उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट इफेक्टिव द एफिशिएंसी ऑफ द लर्निंग। यानी कि उसकी जो पढ़ाने का तरीका है उसको प्रभावित नहीं करती है। मानसिक परिपक्वता, उसका इंटरेस्ट, उसकी अभिवृत्ति, या उसका लिंग। जेंडर प्रभावित थोड़ी करता है, ये तीनों चीजें प्रभावित करती है। आपका दिमाग कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं पढ़ा। जैसे मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे यूट्यूब पर वीडियो बना के डालना है, उसको कितने भी लोग देखें, मुझे डालना मतलब डालना है, मेरा इंटरेस्ट है तो मैं डाल रहा हूँ, है ना। मला इंटरेस्ट ही नहीं होता तो क्या मैं डालता? नहीं डालता। ठीक है सर, चलिए अगला देखो। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह। स्वतंत्र समूह जिसमें होगा उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा प्रयोगात्मक समूह। स्वतंत्र चर है उसमें तो उसे प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। शोध डिजाइन निरूपित करता है, ये उत्तर भी आया है 24 में, रिपीट हुआ है, मतलब ये 17 से उठा के इन्होंने 18 से उठा के आपको दे दिया है। ठीक है सर। तो शोध डिजाइन निरूपित करता है, रिसर्च डिजाइन द कैरेक्टरिस्टिक। शोध डिजाइन निरूपित करता है खोज को, उपचार को, अनुसंधान को, या सभी को। किसको करता है? सभी को करता है। ठीक है, अगला देखो। एक अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक आपदा तथा उस संदर्भ में घटित होने वाले व्यवहारों के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है।
किस प्रकार के अनुसंधान का उदाहरण है। यानी कि एक व्यक्ति है जो प्राकृतिक घटनाएं घटी हैं उसके बारे में क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। तो किस प्रकार का है, सहसंबंधात्मक अनुसंधान है भाई। आपदा का क्या प्रभाव पड़ा, आपदा का और व्यवहारों का क्या संबंध है, यही पूछा है। तो मैंने कहा था ना कॉमन सेंस वाला आएगा। तो हम यहाँ सहसंबंधों की बात कर रहे हैं कि आपदा से किसी को क्या प्रभाव पड़ा, तो सहसंबंध हुआ, तो सहसंबंधात्मक अनुसंधान कहलाता है। चर की क्रियापरक परिभाषा दर्शाती है कि वह चर किस प्रकार का है, तो बी, मापा गया। ठीक है, चर की क्रियात्मक परिभाषा दर्शाती है कि वह चर किस प्रकार का है जिससे हम क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। अनुदैर्ध्य अध्ययन क्या होता है, यानी कि जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य अध्ययन क्या होता है, तो विकासात्मक अध्ययन जो होता है, डेवलपमेंट स्टडी होती है। ये सब टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च के टॉपिक हैं। ऐसा मत सोचना कि क्या पूछ लिया, इतना खतरनाक खतरनाक शब्द आ रहे हैं। ये आपका सिलेबस में है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आप इंटरनेट से, आप केवीएस मदान से, किसी भी बुक से पढ़िए, ये पियर्सन वगैरह में आपको मिल जाएंगे। और मैं भी इस पे वीडियो बना के डालने वाला हूँ, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे जैसे मैं ना छोटी वीडियो ना बना के बड़ी वीडियो बनाना चाहता हूँ, ताकि यार एक कोई टॉपिक है वो एक ही वीडियो में खत्म हो जाए, तो अपना काम भी हो जाए और आप भी बार बार परेशान न करो। मैं एक वीडियो बनाऊं, फिर दूसरा पार्ट बनाऊं, फिर तीसरा पार्ट बनाऊं। इसीलिए ये वीडियो मैंने क्यों लंबा बनाया, इसीलिए बनाया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रिसर्च रिपोर्ट का प्रकार नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, कौन सा रिसर्च रिपोर्ट का टाइप नहीं है, तो सी, विषय संबंधित पाठ्य पुस्तक। टेक्स्ट बुक जो होती है ना, वो रिसर्च का टॉपिक थोड़ी होता है। बाकी सारे रिसर्च वाले देखो, रिसर्च पेपर, कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, ये भी रिसर्च थीसिस है ना, इसमें टेक्स्ट बुक नहीं होती है। शोध में उद्धृत संदर्भों को ज्ञापित न करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, मतलब फेल्यूर ऑफ द एक्नोलेज बेरो द मटेरियल, है ना। तो ये आपको बताना है कि क्या कहलाता है, साहित्यिक चोरी कहलाता है। जब आप किसी का रिसर्च हो रहा है उस तरह से चोरी कर लोगे और अपनी उसमें लिख लोगे, तो ये साहित्यिक चोरी कहलाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये पूरा गद्यांश ऐसे ही आया था, अभी डरना मत, इंग्लिश में नहीं आया है, नीचे हिंदी भी है ना। पता चला सर इंग्लिश में आ गया है, तो ठीक है, ये हिंदी है। इधर भी 5 क्वेश्चन आए होंगे, तो उत्तर कर दिया होगा आपने। ठीक है, मतलब कर देना है आपको। चलिए अगला देखो, है ना, कहाँ तक करना है। अब देखो इसमें क्या होता है कि हर प्रश्न के ऊपर दिया होगा, तो थोड़ा ये आगे अपन बढ़ा लेंगे, है ना। जहाँ तक ये गई, मतलब कंप्यूटराइज जब पेपर होता है ना, तो हर प्रश्न के ऊपर गद्यांश होगा, तभी तो उत्तर कर पाओगे। चलो 16 देखो, और हर बार 11 से 15 में ही आएगा ये। संप्रेषण की दिशा के अनुसार कौन सा संप्रेषण का प्रकार नहीं है। संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप इंग्लिश में ही पढ़ लेना, जैसे संप्रेषण, समंक, तो समंक हिंदी में होता है, इंग्लिश में डाटा होता है ना। तो डाउनवर्ड होता है, संप्रेषण डाउनवर्ड होता है। अपवर्ड होता है कि समान धरातल पर होता है, कैसे होता है, इंडिविजुअल होता है ना। कम्युनिकेशन हमेशा इंडिविजुअल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया को, जैसे कि मान लो मुझे कम्युनिकेशन करना है, तो हम कैसे प्रारंभ करेंगे, डिकोडर करेंगे क्या, पहले उसको डिकोड कर देंगे। अरे भाई मैंने कहा ना आपको, 2024 वाले पेपर में समझाई थी पूरी नीति, कि व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजना है, तो हम क्या सबसे पहले रिसीव करेंगे, या प्रेषक के पास जाएंगे, सेंडर के पास, फिर माध्यम के पास जाएंगे। तो पहला ये आएगा, दूसरा ये, तीसरा ये। क्या कह रहा है, प्रारंभ कहाँ से करेंगे, प्रारंभ करेंगे किससे, प्रेषक से, सेंडर से। ठीक है, याद रखना। प्रभावी संप्रेषण के पूर्व निहित है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री निहित है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, बोध होता है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण में पूर्व निहित है अंडरस्टैंडिंग। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको हटा दीजिएगा, हटाना नहीं है मतलब आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अगला देखो, आपने तो जीके से काम, मतलब इससे काम है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है। ये ईमानदार आदमी कोई है क्या, बताओ भाई रीजनिंग वालों। ईमानदार, ये बड़े आसान आते हैं ना, इसमें पूछता है ये कि भाई एक एक आदमी ये करता है, दूसरा आदमी ये करता है, तो बताओ कितने आदमी क्या करते हैं। ठीक है, तो ये बढ़िया। ये रेड फ्लैग क्या है भाई, ये डिलीट कर दिया था व्यापम ने, है ना। ये रेड फ्लैग दिखा रहा है। चलो अगला, अपने तो अपने काम का जो है वो देखो यार, ये भी बढ़िया है, ये मैथ्स वैथ्स के टॉपिक है। ठीक है, अगला यहाँ से आता है, आ जा भाई।
31 तक पहुंचा दिया है यहाँ से, है ना। कंप्यूटर, द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ईच कंप्यूटर, प्रत्येक कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोटोकॉल पता होता है, अलग होता है, विशिष्ट होता है, यूनिक होता है, आईपी एड्रेस कहते हैं इसको, अभी पढ़ के आए। रिपीट होते हैं प्रश्न, इसीलिए करवा रहा हूँ। आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर का अलग होता है, ठीक है। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों के प्रयोग हेतु बीसीआर क्या होता है? बीसीआर, बी सी और आर, बीसीआर क्या होता है? बीसीआर को कहते हैं आप क्या, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर होता है ना, बारकोड रीडर कहाँ होता है? डी मार्ट गए हो, डी मार्ट में होता है बारकोड रीडर, ठीक है। वो ऐसे करता है, फिर पता चल जाता है कि टी शर्ट कितने की है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी स्टोरेज डिवाइस होता है, डीवीडी, लूप पैटर्न या हार्ड डिस्क। लूप पैटर्न क्या है? ये कोई स्टोरेज डिवाइस थोड़ी है। सीडी डीवीडी तो बहुत वायरल होती है आजकल जीवन में, ठीक है, सीडी डीवीडी पहले भी बहुत चलती थी। नार्टन क्या है? व्हाट इज नार्टन? तो नार्टन एक एंटीवायरस है। नार्टन क्या है? एक एंटीवायरस है, ठीक है सर। लगातार सुबह से क्लास लेता हूँ ना, तो आवाज थोड़ी सी हो जाती है। सुबह मेरी 4 क्लासेस होती परफेक्शन पे, है ना, तो थोड़ा सा आवाज में भी थोड़ा सा भारीपन आता है। और अभी कांस्टेबल वगैरह के पेपर चल रहे हैं, तो वहां भी बहुत काम होता है। अभी शाम को फिर अकेडमी जाना है, और शाम को फिर से अकेडमी पे ही काम करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कैसे किया जा सकता है? इंटरनेट बैंकिंग कैन बी एक्सेस्ड थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कैसे होता है? तो इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग होता है, सभी सही है। इंटरनेट सुविधा वाले कंप्यूटर पे करते हो, कंप्यूटर विद इंटरनेट फैसिलिटी पर करते हो, मोबाइल इंटरनेट फैसिलिटी कैसे करते हो? सभी से करते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मतलब जिससे आप बोल रहे हो, ये माइक लगा हुआ है मेरी कॉलर पे, इनपुट डिवाइस है, मेरी आवाज इससे जा रही है, तो बताओ भैया। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे मैंने कुछ दबाया तो कुछ इस पे हरकत हुई, तो ये भी इनपुट डिवाइस हुआ। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ये एक ब्राउजर है, तो ये इनपुट डिवाइस थोड़ी है। माउस, ये जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये माउस का है, कर्सर चल रहा है मेरा, इनपुट है। मैं ऐसे इनपुट जो दे रहा हूँ वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है? एक ब्राउजर होता है। अगला देखो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र ने किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये कार्य करता है गृह मंत्रालय के अधीन। आपदा जो भी आती है, किसी भी जगह पर आती है, उसके लिए जिम्मेदार होता है गृह मंत्रालय। कौन जिम्मेदार होता है? गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है, ठीक है सर। वर्तमान में विकास और पर्यावरण एक दूसरे के क्या है? विकास और पर्यावरण विरोधी है एक दूसरे के। कहते हैं ना कि भाई डेवलपमेंट्स की वजह से क्या हो रहा है? पर्यावरण खराब हो रहा है। चलिए, वन काटन परिणाम, पहले पर्यावरण में बड़े आसान प्रश्न आते थे, अभी जब से ऑफलाइन हुआ है तब से कठिन बनाया जा रहा है पेपर। पहले देखो कितना आसान लग रहा है ऑनलाइन वाला, है ना। आसान है ना? कमेंट करो, उससे आसान है कि नहीं है ऑफलाइन वाले से? वन काटन यानी कि जब आप रिजल्ट वनों को काटते हो तो क्या होता है? प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। औषधि पौधा है, तो हमारे घर के बच्चे भी बता देंगे। वर्षा चक्र अनियमित हो जाता है, बारिश, है ना, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। एनवायरमेंट मैनेजमेंट इज रिलेटेड, पर्यावरण प्रबंधन किससे रिलेटेड है? बताओ किससे रिलेटेड है? केवल संचीकरण से, केवल संरक्षण से, या संचीकरण संरक्षण दोनों से? प्रिवेंशन और कंजर्वेशन दोनों होते हैं भैया। प्रिवेंशन भी करना पड़ता है, बचाव भी करना पड़ता है, और उसको कंजर्वेटिव भी करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपादान नहीं? इनमें से, अब देखो यहाँ आपदान लिखा है, आपदान का सीधा सा मतलब यहाँ क्या है? हजार्ड से, है ना। तो यहाँ पे कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? अब जब हिंदी में पढ़ोगे तो बड़ा कठिन शब्द लिखेगा। भूकंप, सुनामी, आकस्मिक बाढ़, या नाभिक की दुर्घटना। क्या नहीं है? नाभिक की दुर्घटना, क्योंकि ये मानव जनित होती है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्य दे रखे हैं, अभिकथन है, आर दे रखा है, इन दोनों वाक्यों के संदर्भ में नीचे कथन दिए हैं। सतत विकास मानव समाज के कल्याण में आवश्यक होता है, ठीक है, अच्छी बात है। कारण है, पर्यावरण की दृष्टि से उचित नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है अथवा प्राकृतिक क्षरण नहीं होता है। देखो, कथन और कारण में क्या करना है? पहले कथन पढ़ना है, फिर अपने मन में सोचना है क्यों की, और फिर कारण पढ़ना है। तो आपका उत्तर आपको आपके सामने होगा, ठीक है सर। यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं हो रही है। तो सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से उचित रीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है। तो इन दोनों का लिंक नहीं बैठ रहा है, पर दोनों वर्ड सही है, दोनों लाइनें सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। 44वां देखो, परिस्थिति की तंत्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। परिस्थितिकी तंत्र जैविक अजैविक दोनों ही प्रकार के घटक समिविष्ट होते हैं। सौर विकिरण परिस्थितिकी तंत्र के संचालन में प्रमुख शक्ति है। परिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र होता है, खुला तंत्र होता है। परिस्थितिकी तंत्र की अपनी कोई उत्पादकता नहीं होती। अब ये कह रहा है कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। केवल एक और दो, ये तीन तो गलत ही हो गए ना। परिस्थितिकी तंत्र बंद थोड़ी होता है, खुला होता है और कोई उत्पादन नहीं होता है, बिल्कुल उत्पादन होता है। तो पहला और दूसरा केवल सही है। अगला देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कब बना था? राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 में, जबकि भीमराव अंबेडकर पहला मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में बना था। उधर पढ़ के आए हैं अपन, तो अभी 1982 वाला पहला है जो किसके नाम पर बना था? अंबेडकर साहब के नाम पर। इंदिरा गांधी के नाम पे दूसरा बना 1985 में, जो हमारे भोपाल में है। चलिए, दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास के लिए अध्यापकों को अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। दिव्यांग बच्चों के लिए जो पढ़ाते हैं, स्पेशल जो एजुकेटर्स होते हैं, उनको RCI में, ठीक है सर, इनमें क्या कराना चाहिए? पंजीकरण कराना चाहिए दिव्यांग बच्चों का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर है भाई? ये है आपका शिमला में। तथ्यात्मक प्रश्न है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, नेक, क्या देता है भाई? कौन सा ग्रेडिंग उच्चतम ग्रेड है? तो नेक का जो उच्चतम ग्रेड है वो A++ है। आपके कॉलेज को मिला होगा, हमारे कॉलेज को A+ मिला था, है ना। A++ भी होता है। भारत में दूरस्थ शिक्षा नियामक कौन है? जो दूरस्थ शिक्षा को प्रमोट करता है, तो UGC करता है। दूर बैठे लोगों को भी शिक्षा मिले, तो उसने अलग अलग यूनिवर्सिटीज खोल रखी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष है प्रोफेसर एस भटनागर। कौन है भाई? प्रोफेसर एस भटनागर। ये आपका कौन सी शिफ्ट का हो गया? 2018 की सेकेंड शिफ्ट का हो गया। ठीक है, इसके बाद में एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें आपकी उस शिफ्ट का भी कंप्लीटली हो जाएगा, है ना। एक और शिफ्ट अपनी बची है उसका। ठीक है, मेरी आवाज थोड़ी सी बैठ रही है, तो अपन आज ये 3 ही पेपर करते हैं। एक और वीडियो में शूट कर लूंगा, ये सारे वीडियो में शूट करने के बाद ही डालता हूँ। तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का अकाउंट पे नीचे दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसा ही पेपर आपके सेट का आने वाला है, डरने की कोई बात नहीं है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट पेपर के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, तो एक बेहतर चीज़ें आपके साथ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि पेपर आपकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि पैटर्न यही रहेगा। कोई आपको कहे कि UGC नेट के पैटर्न पर हो, उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, तो आपको PSC के ही पेपर पढ़ के अपनी रणनीति को तय करना है कि कैसे मैं इसको लेकर आऊँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।